कलकत्ता हाईकोर्ट में एक माँ और बाप अपने बेटे की हत्या के लिए एक याचिका दायर करते हैं। बताते हैं कि साहब हमारे पास पहले फोन पहुंचता है और फिर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि वो बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर से होने लगती थी जैसे कि कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो चुकी है। वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तब बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसके बाद माँ और बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है। तब डॉक्टर लोग या जो भी वहां पर मौजूद होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम करो, बैठो, पानी वगैरह पियो, उसके बाद में बात करते हैं। इसी तरह से इंतजार करते करते 3 घंटों का समय बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप की कोई सुध ही नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस आना जाना और एक दूसरे से कानों में खुसर पुसर चल रही थी। वो क्या निर्णय लेना चाहते थे, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। तभी कोई व्यक्ति उनके पास में आता है और आने के बाद कहता है कि सेटलमेंट कर लो। यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटों से पल पल तरस रहा है, उसके कानों में एक आवाज पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह का सेटलमेंट कर लीजिए? जैसे ही हाईकोर्ट ने ये बात सुनी, याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। जो बीमार थे उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं थे, तो इलाज होगा कैसे। अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को इस बात को लेकर थोड़ा तल्ख होता है, गुस्सा भी आता है और गुस्सा आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए या मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए तो 7वें दिन हम इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7वें दिन यदि इस मामले को सौंपोगे, हो सकता है तुम इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करो, इसलिए 5 दिन में ही अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो तो 5 दिन में यह मामला सीबीआई को जाता है, यानी कि सीबीआई को जाता है। साथ ही एक बात और पकड़ी गई, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने ये जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी। वो कहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर हुई जिसकी हत्या हुई थी, वो उनकी बेटी की तरह है, इसलिए मैं एक पेरेंट होने के नाते मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। अभी पद से इस्तीफा ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया, क्योंकि ऐसी क्या चलती थी कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है, तुरंत ही इसको जिम्मेदारी दे दी गई है। अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट जो तल्ख रवैया अपनाता है, वो 2 बात कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरा यह है कि प्रिंसिपल को छुट्टी पर आप भेजते हैं या फिर हम भेजें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब क्या हुआ था। ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। यहाँ 55/B समूहनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय रॉय। दरअसल संजय रॉय 5 अगस्त 2024 को ये जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता है, जिसकी बैठक थी 5 अगस्त को। जब निकलता है तो 8 अगस्त को वहां से वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है, ये बैठक हो रही थी सलवा में। सलवा यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर पड़ता है कलकत्ता से, जहां पर इसका आवास होता है, इसका घर होता है। और ये उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुंच जाता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल में। वहां जाता है, दोपहर का समय था, एक मरीज को लेकर। दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है। भर्ती कराने के बाद फिर वहां से वापस चला आता है। रात 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया है। ये उस मरीज को, जिसको दोपहर में अभी एडमिट करा के आया था, उस मरीज से मिलने के लिए जाता है। उसका एक्सरे वगैरह ये कराता है और उसको देखने के लिए कि इसकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है, ये सब कराने वहां जाता है। दरअसल उसको देख दाख कर जबकि इसके परिवार के लोग भी वहां मौजूद होते हैं, वो वहां से वापस चले जाते हैं। ये भी वापस चला जाता है। रात के लगभग 1 बज जाता है। अब वो इस मरीज से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए आता है, उसकी मदद करने के लिए आता है, उससे बातचीत करता है, आज जिसका ऑपरेशन होने वाला था, और बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और प्रेशर में आकर घूमने लगता है। एक कहानी यह है जो संजय रॉय की चली थी, जो बैठक में शामिल होता है, हॉस्पिटल में आता है, मरीज को दिखाता है, उसके बाद फिर दूसरे मरीज को देखने के लिए आता है। इस तरह की कहानी चल रही थी। लेकिन एक और कहानी थी, जो दूसरी कहानी थी। दरअसल आपको ये भी बताते चले, जो ये संजय रॉय है,
वो पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वॉलंटियर भी है। दरअसल ये एक ऐसी टी शर्ट पहनकर घूमता है जिस टी शर्ट पर लिखा होता है कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को ये भी मालूम था कि शायद ये पुलिस वाला है, ये पुलिस की तरह चलना, उसकी तरह बात करना, और ये बॉक्सर होता है। बॉक्सर जो फिटनेस इसकी ठीक ठाक होती है, इसको बड़ी संख्या में लोग यही समझते हैं कि ये बॉक्सर है, और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके कॉन्टेक्ट बताए जाते हैं और उनके साथ में उनका उठना बैठना था। ये किसी भी हॉस्पिटल में जा भी सकता था, आ भी सकता था, शायद इसको रोकने की टोकने की किसी को हिम्मत नहीं होती है। एक कहानी जो संजय रॉय की चल जाती है, दूसरी कहानी होती है 31 साल की एक लेडी डॉक्टर होती है जो ट्रेन पे है, जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकेंडरी की स्टूडेंट होती है, आजकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कलकत्ता के अंदर। अब इनका नाइट शिफ्ट में ड्यूटी होती है। ये नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात के 11 बजे के आसपास अपने माँ और पापा से बातचीत करती है। जैसे रोजमर्रा की तरह घर वालों की एक फिक्र होती है कि हमारी बेटी बाहर गई हुई है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं थोड़ा राउंड ले लूं, जाकर मरीजों को देख लूं, मरीजों को देखने के बाद फिर मैं आराम से आपसे बात करूंगी। कब 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो जूनियर्स के साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ा थक सी गई हूँ, इसलिए जाकर आराम कर लेती हूँ। आराम इसी बिल्डिंग के अंदर 4थी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल है, उसके अंदर जाती है और जाकर वहां आराम करने लगती है। अब ये जाकर, अब ये लगभग बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच का ये वाकया है, जब ये जाती है उसके अंदर और जाकर आराम करने लगती है। उधर जो संजय रॉय होता है रात के 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर वो आता है। वहां आने के बाद कुछ देर इधर उधर घूमता है और कुछ देर घूमने के बाद सीधा जो सेमिनार हॉल होता है 4थी मंजिल पर, उसके अंदर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब ये अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट अंदर रहता है। उसके बाद ये 4:37 पर, जो 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी है, 4:37 के आसपास वहां से निकल जाता है। जो कि निकलता है तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। अब तक यहाँ पर बिल्कुल शांति थी, किसी को कोई खबर नहीं थी कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, तो एक कर्मचारी जो कि सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर देखता है, देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल एक लाश पड़ी है जो कि खून से बहुत बुरी तरह से लथपथ है। जैसे ही उस लाश को वो देखता है, उसे देखने के बाद वो चीखने लगता है और चीखता चिल्लाता वो उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसकी चीखों को सुनने के बाद आसपास जो काम कर रहे थे वो भी देखते हैं और उनके भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब शुरुआत में ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। तो इसी बीच में जो डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच जाती है, जो अधिकारी होते हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत में कि मेडिकल कॉलेज की कहीं इमेज ना खराब हो जाए, इसे दबाने की कोशिश की जा रही थी, और इसीलिए शायद यानी जो लेडी डॉक्टर होती है, इसके माता पिता जो होते हैं उनके पास सूचना पहुंचती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। उसके बाद बताया गया कि अपनी जिंदगी को उसने खुद खत्म कर लिया है, उसने समाप्त कर लिया है खुद को। और तीसरी बार उनको बताया जाता है कि आप एक काम करिए, हॉस्पिटल आइए, और 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था तो बेटी की स्थिति अर्धगन अवस्था में थी, नीचे के हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी उसे देखकर किसी भी की भी आंखें सिहर जाती, कोई भी परेशान हो जाता, कोई भी मजबूर हो जाता। जब माँ बाप पहले से ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उन पर रहा नहीं जाता। फिर जो लाश होती है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब जो पोस्टमार्टम होता है उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, आंखों से ब्लड बह रहा है, मुंह से भी खून बह रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि आखिरकार किसने क्या क्या किया, चेहरे हो या नाखून हो, या नाखूनों में भी चोट के निशान पाए जाते हैं, पेट और जो लेफ्ट पैर होता है उसमें भी चोट के निशान थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, कॉलर बोन, हाथ जो था वो भी टूटा हुआ था, होठों पर भी चोट थी, शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं होते। आखिरकार किसने किया, क्यों किया, पुलिस के ये सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि माँ बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी। अब इस मामले की पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने की एक वजह यह भी बन जाती है कि देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है। अब चाहे टीवी हो, अखबार हो, अब हर जगह प्रिंट मीडिया सहित जहां देखो वहां पर इस घटना की कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी हैवानियत की गई है कि निर्भया 2.0 ये दूसरी घटना बिल्कुल पहले जैसी घटना के रूप में बन जाती है। किसने किया, क्यों किया? जब पुलिस वाले इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है
तो उस लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है। जो भी इस ब्लूटूथ की वायर के अकॉर्डिंग देखे जा रहे थे, तो पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संजय रॉय होता है। जो संजय रॉय होता है, संजय रॉय के ब्लूटूथ से वो मैच कर जाता है, कनेक्ट हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में संजय रॉय ने जो कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े उसके पास था ही नहीं, वो कपड़े बदल चुका था। यहां से वो सीधा पहुंचता है एक पुलिस के डायरेक्ट में, जाकर वो सो जाता है, आराम करता है। बताया जाता है कि वो शराब का आदी था और उस दिन भी शायद उसने शराब पी हुई थी। अब वो वहां जाकर आराम करता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसे होश आता है कि तूने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है, शायद पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने जल्दी जल्दी सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसे बुलाया था, तो वो अपने जूते साफ नहीं कर पाया और जूते पर उसके उस महिला डॉक्टर का ब्लड लग जाता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। जब आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या है, तभी इस तरह से कल्पना की जाती है कि जैसे प्राइवेट पार्ट से तो ब्लड निकल रहा था, क्योंकि उसे कुछ गलत आदतें थी। उसके मोबाइल में भी कुछ गलत वीडियोस मिले थे, वो अलग अलग तरह की वीडियोस देखता था। कुछ साइट्स उसके फोन में मिलती हैं जिन्हें देखकर पुलिस को उस पर शक होता है। वो ऐसी वीडियोस भी देखता था कि किस तरह से किसी की हत्या होती है। ठीक उसी तरह से उन वीडियोस के अकॉर्डिंग ही उसने उस लेडी डॉक्टर की हत्या की थी। इससे ये साफ पता चलता है, क्योंकि उसके फोन में भी कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। मुंह से खून आने की जो वजह बताई जाती है, जब इस महिला डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की, उसका जो चेहरा था, उसका सर था, उसने बहुत तेज दीवार में मारा। लेडी डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आंखें थे, जो चश्मा लगा हुआ था वो चश्मा टूट जाता है, जो कि आंखों के अंदर चला जाता है और चेहरे के अंदर भी चला जाता है और मुंह के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से आंखों से और मुंह से ब्लड बह रहा था। और ऐसी स्थिति में लेडी डॉक्टर ने बचने की तमाम कोशिशें की थी, झटपटाई, ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके। लेकिन वो बॉक्सर होता है संजय रॉय, और उसने उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू की, उसको बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। यही कारण था कि उसके चेहरे पर भी चोट लगी, उसके नाखूनों में भी चोट लगती है, उसके पेट में चोट लगती है, उसके लेफ्ट पैर में चोट लगती है और गर्दन, जैसे उसने लगातार गर्दन को दबा रहा है, तो गर्दन की जो कॉलर बोन होती है वो टूट जाती है और राइट हैंड पर भी चोट लग जाती है, होठों पर भी चोट लग जाती है। क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी चल रही थी कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत होने के बाद उसने फिर से उसके साथ गलत काम किया था, यानी कि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। और जब वो अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, तो इसके बाद यहां से वो चला जाता है। हालांकि शायद उसने सोचा होगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ वो ब्लूटूथ, साथ ही उसके जूते पर लगा हुआ वो खून, उसे वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसने कभी सोचा नहीं था। जब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच करने की, पड़ताल करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि उसने 4 शादी की हुई थी। पहली शादी की, वो छोड़ के चली जाती है। दूसरी की तो वो भी छोड़ के चली जाती है। तीसरी शादी में भी पत्नी छोड़कर चली जाती है। एक पत्नी जिसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते, और वो बीमारी क्या थी उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि जिस तरह से वो गलत वीडियोस देखा करता था, गलत उसके फोन में रिकॉर्ड्स मिले थे, इसके हिसाब से उसकी अपनी बीवियों के साथ भी वो गलत करता था, इसलिए वो वहां से उसे छोड़कर चली जाती थी। अब जब आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की जाती है, तो बताते हैं कि इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थी, यानी कि वो अपनी पत्नियों के साथ वो मारपीट भी करता था। और शायद इसीलिए इसकी बहन से इसके रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि ये अमानवीय तरीके से हरकतें करता था और ये अपनी मां के साथ रह रहा था। वो घर में हो या बाहर हो, वो ऐसे रहता था जैसे कि पुलिस वाला हो। हालांकि वो एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था, महज 12,000 उसकी सैलरी थी। इस तरह से वो अपनी जिंदगी जी रहा था। और ये हॉस्पिटल में आना जाना, ये भी जानकारी मिल रही है कि मरीजों को सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया करता था जिससे कि उनसे उन्हें कुछ कमीशन मिल सके। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और सुविधाएं ज्यादा होने की वजह से हर कोई ये चाहता है कि उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल सके, उसका यहाँ इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में शायद ये दलाल का काम भी करता था, वहां पर ये पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत में पुलिस ने जिस तरह से शुरुआत में भूमिका निभाई थी, बड़े अधिकारियों से इनके संपर्क होते हैं, परिवार के लोगों से ये कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो किस तरह से सेटल करना चाह रहे थे ये समझ में नहीं आता। अब ऐसी स्थिति में जब इसकी पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी, सरकार की जो नियति थी, ये हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने याचिका दायर करते हैं, मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट में इस मामले को गंभीरता से लिया जाता है। कहते हैं कि अब 7 दिन नहीं बल्कि 5 दिन में ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। पता नहीं कितने कोई किस सबूत के साथ छेड़छाड़ कर दे, इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। अब पुलिस पर हाईकोर्ट को भरोसा नहीं होता, परिवार को भरोसा नहीं होता और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी भरोसा नहीं होता।
लेकिन बात हम सीबीआई की करें तो सीबीआई ने पहले बहुत सारे मामलों पे जांच पड़ताल की है। अगर हम एक फिल्म के हीरो रहे सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करें तो उनका मामला शायद आज तक अटका हुआ है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं। सीबीआई को जांच तो दी जाती है, सीबीआई पर भरोसा बहुत मोटे तौर पर खर्च किया जाता है, लेकिन किसी मामले का इतनी आसानी से रिजल्ट निकलता नहीं है। अभी मामला चल रहा है, पता नहीं पुलिस इस मामले की अच्छे से जांच करके सही करती है या नहीं करती। क्या सीबीआई मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी? क्या यह मामला इसी तरह से ठंडा पड़ जाएगा? इसका भविष्य क्या होगा? क्या पुलिस पर भरोसा करें या सीबीआई पर भरोसा करें, समझ नहीं आता। या फिर 7 क्राइम करने वालों पर भरोसा करें, जो व्यक्ति रोज हॉस्पिटल आता था उस पर भरोसा करें कि ना करें, किस पर भरोसा करें, ये समझ में नहीं आता। महिलाएं न घर में सुरक्षित है, न बाहर काम करने जाती है वहां सुरक्षित है। जहां देखो वहां उन पर गिद्धों जैसी नजरें बनी रहती है। लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, उन्हें लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। जहां जाती है चारों तरफ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस तभी कर सकती है तब वो इस तरह से सचेत रहे, सतर्क रहे। और शायद इसी तरह से हम इन घटनाओं को आप तक लेके आते हैं ताकि आप इन घटनाओं से सबक लेकर सचेत रहे, सुरक्षित रहे, और ताकि कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी महिला के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।